हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास का हम लोग का टॉपिक है निष्कर्ष संदर्भित और प्रतिमान संदर्भित यानी CRT और NRT। यहाँ से आप लोग के शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण क्या है या प्रतिमान संदर्भित परीक्षण क्या है, या दोनों में डिफरेंट पूछा जा सकता है। तो आज के क्लास में हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप अच्छे से लिख सकेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हेडिंग आप क्या डालेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य। ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण का मतलब होता है महारत यानी मास्टरी या निपुणता मापना। उसमें यहाँ पे छात्रों का रैंक या वर्गीकृत करना होता है। तो जब प्रतिमान संदर्भित होता है, हम छात्रों को जैसे कि रैंक करते हैं, जैसे किसी का 89 है, किसी का 70 है, किसी का यहाँ पे देख सकते हैं 90 है, तो हम इसमें रैंक करेंगे कि किसका रैंक सबसे ज्यादा है। तो या आप वर्गीकृत कर सकते हैं कि किसका जो नंबर है सबसे ज्यादा आया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, महारत हासिल करने का मतलब कि किसी चीज में परिपूर्ण हो जाना। अगला देखिए, इसकी तुलना के आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि ये पूर्व निर्धारित मापदंड है, यानी ये क्राइटेरिया निर्धारित है। यह अन्य छात्रों के औसत प्रदर्शन है यानी नॉर्मल। तो क्राइटेरिया, जैसे कि आप सीटेट यूपी टेट के नंबर को सुने होंगे, जैसे कि आप सीटेट और यूपी टेट, तो इसमें क्या है, क्राइटेरिया डिसाइड है पहले से कि अगर सीटेट में आपने 90 ला दिया या आप ओबीसी SC ST है 82 ला दिए तो आप पास माने जाएंगे। इसे यूपी टेट में भी इसी तरह से होता है। तो इसमें क्या है, पहले से क्राइटेरिया फिक्स हो गया है कि यहाँ पे इतना नंबर आ जाएगा तो आप पास माने जाएंगे। तो ये क्या है, आप लोग का मानदंड है, यानी यहाँ पे पूर्व निर्धारित मानदंड है। और अन्य छात्रों का औसत प्रदर्शन, इसमें हम क्या करते हैं कि जब कई सारे बच्चे होंगे और सबका नंबर किसी का 90 है, किसी का 80 है, किसी का 70 है, किसी का 60 है, तो हम इनके औसत का प्रदर्शन देखते हैं कि सबसे ज्यादा औसत किसका आ रहा है। अगला देखिए, परिमाण की व्याख्या। परिमाण की व्याख्या वह 80% विषय जानता है, पास या फेल। यहाँ पे वह कक्षा के 90% बच्चों से बेहतर है तो रैंक लाता है। यानी जो बच्चा, जैसे कि एक क्लासरूम है, इसमें एक बच्चा इतना इंटेलिजेंट है कि सभी बच्चे को क्या कर दे रहा है, सभी बच्चे को यहाँ पे वो पीछे छोड़ दे रहा है, पढ़ने में इतना तेज है, तो वह कक्षा में 90% बच्चों को क्या कर रहा है, बेहतर है जो रैंक होता है। यहाँ पे आगे देख सकते हैं पाठ्यक्रम इसका क्या होता है, तो ये विशिष्ट और संकीर्ण होते हैं, यानी ये स्पेसिफिक होता है, और ये व्यापक एवं सामान्य यानी ये जनरल होता है। आगे देखिए, उपयोग इसका क्या है, तो इसमें हम कक्षा उपलब्धि का कौशल जांच करते हैं। इसमें चयन प्रतियोगिता और प्रवेश परीक्षा होती है। तो जैसे कि आप टीचर बनेंगे, यहाँ पे आपने सीटेट पास कर लिया, तो आप सीटेट पास कर लिए तो आपको यहाँ पे अगर 100 बच्चे पास किए हैं तो ये 100 बच्चे के पास इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर यही बच्चे, अगर यहाँ पे 100 बच्चे आते हैं और 100 में से अब इनका रैंक दिखा जाएगा या इनका नंबर दिखा जाएगा कि किसका नंबर सबसे ज्यादा है, तो उनको वहां पे सीटें मिलेंगी। तो यहाँ पे परीक्षा यानी प्रवेश परीक्षा या चयन प्रतियोगिताएं, जो कॉम्पिटिटिव वाला एग्जाम, कंपटीशन का एग्जाम है, सब किस में आ जाता है, वो चयन प्रतियोगिता में आ जाता है। तो ये आप लोग का था। अगला टॉपिक है हम लोग का ओपन बुक टेस्ट। यानी ओपन बुक टेस्ट का मतलब कि खुली किताब। आपको पेपर में क्या अलाउ रहता है, इसका मतलब है कि आपको बुक दे दिया जाएगा। आपको यहाँ पे बुक दे दिया गया है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन को आपको टाइम फिक्स है कि इतने टाइम में, जैसे आपको टाइम फिक्स हो गया है, जैसे कि आपको सीटेट यानी बीएड का एग्जाम देना है, तो आपके पास ये सीरीज दे दिया गया। ये समझाने का एग्जाम्पल है, समझ लीजिए कि ओपन बुक टेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे ये आपको बुक दे दिया गया या सीरीज, जो भी कुछ आपको दे दिया गया, नोट्स दे दिया गया। यहाँ पे आपके क्वेश्चन दे दिए गए कि इतने क्वेश्चन ये वाले आपको करना है। यहाँ पे आपको टाइम कितना मिलता है, 2 घंटा टाइम मिलता है। अब जितना भी आपको यहाँ पे टाइम दे दिया, अब आपको क्या करना होगा कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इस बुक से इस क्वेश्चन को ढूंढेंगे, उसके बाद लिखेंगे। अब बताइए, जो स्टूडेंट पढ़े रहेंगे उस बुक को अच्छे से, तो उनको पता होगा कि हाँ इस चैप्टर में ये टॉपिक है, इस चैप्टर में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो जो पढ़ा रहेगा वही इसका लाभ भी उठा पाएगा ओपन बुक टेस्ट का। लेकिन जो पढ़ा ही नहीं, किताब को अपने खोल के देखा ही नहीं, उसको इस तरह से आप दे देते हैं, इतना भी सुविधा दे देंगे, तो उतने टाइम में वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि किस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, किस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे भी जो स्टूडेंट बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा, उस बुक को पढ़ा होगा, तो वो जल्दी जल्दी उतने ही टाइम में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा।
अब यहाँ पे इसको पढ़ लीजिए। अब उम्मीद तो करती हूँ कि आपको समझ में आ ही गया होगा। और देखिए ये होता है आपके बीएड में, ये नहीं है कि आप वो किताब के ही लैंग्वेज लिखे, नहीं, हाँ आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप अपने शब्दों में बना के लिख दीजिए, लेकिन हाँ आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए। अगर आपके पास अब ओपन बुक टेस्ट आ जाता है तो क्या आपको इसको पढ़ने की जरूरत है? नहीं पढ़ने की जरूरत है, आप अपने आप से खुद बना के लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, ये खुली किताब परीक्षा वह मूल्यांकन पद्धति है जिसमें छात्रों को परीक्षा के दौरान अपनी पाठ्य पुस्तक, नोट्स या सभीकृत संदर्भ सामग्री का उपयोग करने की अनुमति होती है। यह रटने के बजाय समझ। अब यहाँ पे आपको बुक मिला है तो आप उसमें वहां पे रटने की कोई बात ही नहीं है, आपको बुक दे दिया जा रहा है तो आपको बस अब क्या है कि आप समझ चुके हैं, आप उस बुक को पहले से पढ़े हुए हैं, आपको पता है कि इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, आपको वो टॉपिक पता है, तो आप जल्दी से उस क्वेश्चन को ढूंढ के कर लेंगे। तो वही कहा गया है यहाँ पे, विश्लेषण और जानकारी का व्यवहारिक यहाँ पे देखिए उपयोग को परखने के लिए डिजाइन किया जाता है। यहाँ पे देखिए की जाती है। आगे देखिए इसमें इसके अपने ओपन टेस्ट के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? तो इसका अर्थ क्या है, परीक्षा कक्ष में किताबें या नोट्स साथ रखकर प्रश्नों के उत्तर खोजना और लिखना। अगला देखिए उद्देश्य इसका क्या है, तो उद्देश्य बस इसका इतना है कि आप स्टूडेंट को रटाइए मत, आप स्टूडेंट को इतना कंसेप्ट पढ़ा दीजिए या कंसेप्ट समझा दीजिए उस टॉपिक का कि अगर उसके सामने बुक मिल जाती है तो बहुत जल्दी उस टॉपिक को उस टॉपिक के पास वो पहुंच जाए और इस तरह से वो पूरे बुक को भी रिवीजन करेगा। इस समय में क्या हो रहा है, कोई बुक को उतना वैल्यू नहीं दे रहा है, जितना भी नोट्स मिल जाए, सीरीज मिल जाए, उसी से पढ़ा जा रहा है। अब वो बुक का उतना प्रयोग नहीं कर रहा है जो भी स्टूडेंट, वो तो खास करके मतलब कुछ स्टूडेंट हैं जो उतने बुक को नहीं रिफ्रेश करते हैं, वो क्या करते हैं कि नोट्स मिल जाए, जो हमारे टॉपिक में आता है नोट्स मिल जाए, हम उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो वो वही है, लेकिन अब वैसे तो होगा नहीं, उसके पास उसका नोट्स होगा, उसकी बुक होगी, उस बुक को भी वो कई बार पढ़ेगा जिससे कि उसको पता चल जाए कि किस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, कौन कौन सी जो मेन हेडिंग्स है किस चैप्टर में है, तो आसानी से कर लेगा। तो इसका उद्देश्य क्या है, यह छात्रों के रटने की क्षमता के बजाय विषय की समझ और विश्लेषण क्षमता यानी एनालिसिस स्किल्स को मापन करता है। अगला है उपयोग और उदाहरण, इसका देख लीजिए। तो इसका उपयोग क्या है, तो यहाँ पे उपयोग भी यहाँ पे दिया गया है कि इसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। आप अपने एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आप बहुत अगर पढ़े हुए हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर है, तभी आप इसका प्रयोग अच्छे से कर पाएंगे। अगला देखिए, और अगला टॉपिक है निदानात्मक शिक्षण यानी डायग्नोस्टिक टीचिंग, और एक होता है यहाँ पे निदानात्मक और एक उपचारात्मक। पहले किसी चीज का आप निदान करते हैं फिर उसका उपचार करते हैं। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले आपका चेक करवाता है कि कौन सी आपको प्रॉब्लम है, तो वो आपका क्या कर रहा होता है, निदान कर रहा होता है। जब उसको पता चल जाता है कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है तो फिर आपका वो क्या करता है, उपचार करता है। तो यहाँ पे देखिए इसका अर्थ क्या है, तो यह छात्रों को सीखने की क्षमता में आने वाली बाधाओं और गलतियों को पहचानने की प्रक्रिया है। जैसे कि एक क्लास में आप क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। अब इन बच्चों को पहचानना है आपको कि किस बच्चे को कितना नॉलेज है। तो आप क्या करेंगे, पहले इन बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, कई सारे क्वेश्चन पूछेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि किस बच्चे को कितना नॉलेज है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, निदान किया। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, छात्रों की कमजोरियों के मूल कारणों का पता लगाना। अगला है देखिए यहाँ पे प्रक्रिया इसकी कैसी होनी चाहिए, तो इसमें परीक्षणों, निरीक्षणों और बातचीत के माध्यम से यह जाना जाता है कि छात्र कहाँ गलती कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, प्रक्रिया में आप क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे आंसर देंगे, तो इससे आपको पता चल जाएगा। इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो यह उपचारात्मक शिक्षण से पहले की अनिवार्य है। आप ऐसे थोड़ी ना, अगर एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास कोई गया तो अब ऐसे ही आपको दवा थोड़ी ना वो दे देगा उसको बस आपके कहने से। आपका वो कहेगा आप अपना चेक करा के लाइए, आपका कौन सा प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से हम दवा करेंगे। तो वही कहा गया है कि उपचार आप कैसे करेंगे, जब तक उस चीज के जानेंगे नहीं कि ये हुआ कैसे है तो आप उसका उपचार कैसे करेंगे। तो ये उपचार शिक्षण से पहले अनिवार्य है। आगे देखिए इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग है, ये क्या है, तो इसका अर्थ होता है निदान के बाद, यानी आपने निदान के बाद क्या करेंगे, छात्रों को सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली विशेष सहायता या अनुवर्ग शिक्षण एंड ट्यूटोरियल है। यहाँ पे आप बच्चों का पहले निदान किया और फिर अब आप क्या कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि उद्देश्य क्या है, कमजोरियों को दूर करना, अध्ययन में गति लाना और छात्रों के प्रदर्शन में सुधार करना। आगे है प्रक्रिया, देखिए क्या है,
तो इसमें अलग अलग शिक्षण विधियां, व्यक्तिगत ध्यान, छोटे समूह यानी ग्रुप बेस्ड या तकनीकी उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका प्रकृति क्या हो जाता है, तो यह एक सुधारात्मक उपाय है जो शिक्षक द्वारा छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रख के किया जाता है। हर बच्चे की कमजोरी क्या है, आप हर बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, निदान किया, फिर आप उन बच्चों को समझाएंगे तो आपने वहां पे क्या किया है, उपचार किया है। अगला देखिए, यहाँ पे अगला टॉपिक है साक्षात्कार या इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू शब्द तो आप लोग सुने ही होंगे, साक्षात्कार हिंदी शब्द उतना प्रयोग नहीं होता है, तो हो सकता है नहीं सुने होंगे, लेकिन वैसे तो आप लोग सुने ही होंगे, लेकिन इंटरव्यू तो सभी लोग सुने होंगे। तो इंटरव्यू क्या होता है, एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आमने सामने या डिजिटल माध्यम से होने वाले एक नियोजित मौखिक विचार विमर्श है। यह किसी व्यक्ति की योग्यताओं, दृष्टिकोण, विचारों और अनुभव का मूल्यांकन करने की एक यहाँ पे आत्मनिष्ठ विधि है। इसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान और सटीक निर्णय लेना संभव होता है। आगे देखिए, साक्षात्कार का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो एग्जाम्पल्स ऑफ यूजेस, नौकरी या साक्षात्कार, जब आप किसी चीज का नौकरी के लिए फॉर्म डालते हैं, एग्जाम निकल जाता है तो आपका इंटरव्यू लिया जाता है कि आपका बोलने का तरीका क्या है, चलने का तरीका क्या है, आप किसी चीज को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब आपसे पूछ के पता चल जाता है। तो योग्य उम्मीदवार का चयन करने के लिए शोध साक्षात्कार या क्या होता है, रिसर्च क्या होता है, किसी विषय पर डेटा या जानकारी एकत्रित करने के लिए। मीडिया साक्षात्कार क्या है, तो किसी पत्रकार द्वारा किसी हस्ती के विचार जानने के लिए। अगला देखिए, यहाँ पे इसकी मुख्य बातें क्या होती हैं, तो यहाँ पे यह हमेशा एक विशिष्ट उद्देश्य है से लिया जाता है। तो जैसे कि नौकरी की में जानकारी के लिए होता है, इसमें मौखिक और शाब्दिक यानी बॉडी लैंग्वेज संवाद शामिल होते हैं। तो जब इंटरव्यू लिया जाता है तो आपके बॉडी लैंग्वेज क्या है, यानी आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप किस तरह से बोल रहे हैं, किसी के सामने आप किस तरह से बैठ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, ये सारी चीज का ध्यान दिया जाता है। तो ये आप लोग का साक्षात्कार था और ये आप लोग का कंप्लीट होता है। तो आप लोग का जो पेपर है, ये वाला जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, ये कंप्लीट हो चुका है। 1 से 2 क्लास इसमें और है, तो आप लोग के बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। और टेलीग्राम पे इसकी PDF आपको मिल जाएगी, JLB एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, यहाँ से आप लोग जरूर जुड़ जाइए, वहाँ पे आपके सारे PDF मिल जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए, आप लोग अच्छे नंबर से जरूर पास होंगे अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं और अपनी कॉपी को भी अच्छे से लिखते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे।